स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज संविधान स्पेशल ये क्लास, जिसमें हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका भारत के संविधान में कहीं उल्लेख किया ही नहीं गया, लेकिन इससे प्रश्न गाहे बगाहे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है और इसलिए इसको पढ़ाना पड़ता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं का भारत के उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज से जानिए कि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के इतिहास में 1947 से लेकर के 2004 तक कुल 8 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। 7 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में 8 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और जो मौजूदा 2024 की लोकसभा है, जैसा हालात बन रहा है तो लग रहा है कि 2004 के बाद 2024 में उप प्रधानमंत्री का पद एक बार पुनः देखने को मिलेगा। उप प्रधानमंत्री का पद देखने को मिले 2024 में, उससे पहले मैं आज इसको जो है पढ़ाता हूं, आप लोगों को बताता हूं। इससे संबंधित जो मामलात हैं, जैसे उप प्रधानमंत्री का त्यागपत्र या उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कब, कैसे, कौन कराता है, या भारत में उप प्रधानमंत्रियों की कुल संख्या कितनी है? इस सवाल का जवाब मैंने शुरू में ही बताया। या उप प्रधानमंत्री पद का संवैधानिक अस्तित्व जैसे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप लोग भी शुरू हो जाइए और अपने ज्ञान का पिटारा यहां खोलिए और दिए हुए प्रश्नों को बताइए कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। मैंने बताया आप सबको कि उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है। यह पूर्ण रूपेण एक राजनीतिक पद है। जब कभी ऐसा सिचुएशन बनता है जैसा कि 2024 में 18वीं लोकसभा में बना है, जब क्लियर मेजॉरिटी जो है किसी भी पार्टी को नहीं मिलती है, किसी भी दल को जो है क्लियर मेजॉरिटी जब जो है नहीं मिलती है, यानी 272 का आंकड़ा कोई भी दल जो है नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे कंडीशन में जब विभिन्न दलों को मिलाकर के सरकारें बनती हैं तो उप प्रधानमंत्री पद का जो है सृजन किया जाता है। और पहली बार जब आजादी के बाद आजाद भारत की पहली सरकार बनी, पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री घोषित किया। कौन उप प्रधानमंत्री होगा, इस बात की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ही अपने मंत्रिमंडल में करते हैं। इस पद का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए कोई कैबिनेट मिनिस्टर को ही अमूमन उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है और बनाया जाता रहा है। हालांकि ऐसा भी कहीं संवैधानिक लिखा नहीं गया है। गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, उसके साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी थे। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर होता है या कार्य करने में असमर्थ होता है तो उस समय उप प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है, व्यवहारिक रूप से, संवैधानिक रूप से नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है, ऐसी कंडीशन में फिर तो मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, तो उप प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः समाप्त हो जाता है। यहां दिया है भारत के उप प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो भारत में मैंने बताया कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख आर्टिकल 75 में किया गया है। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख आर्टिकल 75 में, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, ये नियुक्त होगा। प्रधानमंत्री भी नियुक्त होता है प्रधानमंत्री के रूप में, जबकि सांसद के रूप में निर्वाचित होता है। जैसे मोदा जी बनारस से
सांसद के रूप में निर्वाचित किए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इनको राष्ट्रपति महोदया के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर जो व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बनेगा उसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तो फिर पहला विकल्प सही होना चाहिए था। निर्वाचित होते हैं ऐसा कुछ तो है नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र में आम जनता के द्वारा, वयस्क जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। आयोग ने जो है इसी विकल्प को सही माना कि ये मनोनीत कर लिए जाते हैं। और ये मनोनीत कौन करता है? प्रधानमंत्री स्वयं करता है। अपने मंत्रिमंडल में से किसी एक व्यक्ति को वो उप प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत कर देता है कि आप जो है उप प्रधानमंत्री रहेंगे। तो दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही है। संवैधानिक रूप से हालांकि ये ऐसा है नहीं। भारत के उप प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है? बिल्कुल नहीं। परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है? ये भी गलत है। उपर्युक्त सभी असत्य हैं। यह पूर्ण रूपेण एक राजनीतिक पद है और एक परंपरा है कि जब कभी क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट जो है नहीं बनती है तो प्रधानमंत्री अपने लगभग समकक्ष व्यक्ति को जो है उप प्रधानमंत्री जो है परंपरा के अनुसार, तो उस बिहाफ पर जो है ये विकल्प जो है सही होगा। इसके लिए भी जो है आप लड़ाई लड़ सकते हैं कि ये भी सही होगा, लेकिन ये ज्यादा जो है बेहतर लग रहा है कि जब कभी भी त्रिशंकु विधानसभा बने या लोकसभा बने, यानी गठबंधन की सरकार बनती है, तो वो गांठ जो है 5 वर्ष से पहले खुल न जाए, वो गांठ बधी रहे 5 वर्ष तक। एक परंपरा के अनुसार जो है उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी, जैसे 2014 में या 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी की इनकी गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने उप प्रधानमंत्री पद के लिए जाहिर सी बात है किसी से पूछेंगे ही नहीं। लेकिन अब जो हालात हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इन दोनों को मिला करके अपने साथ रखना है, तो भाई इनको उप प्रधानमंत्री अगर नहीं घोषित किए, उसके साथ साथ इनको जो है ढंग का मंत्रालय नहीं मिला, तो ये कब 9-11 हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। और उनमें भी तो एक जो है पट्टा, उसको पलटू चाचा कहते हैं बिहार में, वो तो हर 3 महीने के बाद जो है, जैसे उतना जल्दी जल्दी तो इंसान जो है अंडरगारमेंट भी नहीं बदलता है जितना वो पार्टी बदल देता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो समझ जाएंगे नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए, उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। उप प्रधानमंत्री हमेशा जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में ही नियुक्त होता है, अलग से ये कोई पद नहीं है। और कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इस दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। अगर नीचे नन ऑफ दीज लिखता तो नन ऑफ दीज जो है ज्यादा बेहतर था, लेकिन ये जब प्रश्न पूछा गया तो उस बिहाफ पर अब आप मानेंगे कि उप प्रधानमंत्री होता है कौन? जो एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। और कैबिनेट मिनिस्टर या फिर जो है मिनिस्टर की नियुक्ति, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता कौन है? प्रेसिडेंट। देन ऐसे कंडीशन में कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भाई जाहिर सी बात है, जब वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जो है नियुक्त होता है तो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में ही वो शपथ ग्रहण भी करता है। और उसको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। कहां पर? प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? लल्लू पहला। अगला देखिए, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार। अब यहां देखिए, यहां नीचे दिया है नॉट, मतलब नन ऑफ दिस। और ऐसे कंडीशन में ये विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि जब इस पद का संविधान में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है तो फिर वो कितनी बार प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री के लिए जो है इस बात का कहीं कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी गई, एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बनेगा। राष्ट्रपति के लिए भी जो है आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए जो है योग्य होता है। यहां पर दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा, तीसरा, ना, चौथा विकल्प सही होगा। मैंने बताया कि अब तक 8 व्यक्तियों को जो है उप प्रधानमंत्री जो है बनाया गया है।
8 व्यक्तियों को, उसमें जो देवीलाल थे, देवीलाल कुछ ज्यादा ही लाल थे, हरियाणा से थे ये शायद, और ये वर्ष 1989 से लेकर के 1990 तक, और फिर देवीलाल जो है 1990 से लेकर के 1991 तक, ये 2 बार जो है प्रधानमंत्री बने। एक बार ये बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की शासनकाल में 1989 से 90, और दूसरी बने ये किसके शासनकाल में बने रहे होंगे, 90 से 91, पीवी नरसिम्हा राव। तो 2 बार जो है इनको उप प्रधानमंत्री बनने का जो है मौका मिला। एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे थे। कौन? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो है 2 बार जो है प्रधानमंत्री एक बार फिर से देखें, 1989-90 में जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और 90-91 में जो है चंद्रशेखर रहे थे, चंद्रशेखर। इन दोनों लोगों की जो है, दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जो है देवीलाल, चौधरी देवीलाल जो है उप प्रधानमंत्री बने। ये भारत के जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि 2 बार जो है उप प्रधानमंत्री बने। जबकि मोरारजी देसाई की सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री जो है बनाए गए थे, एक जगजीवन राम और दूसरे चौधरी चरण सिंह। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। प्रधानमंत्री। नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग हो गया। उससे पहले इसको योजना आयोग कहते थे। क्या कहते थे? योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। प्लानिंग कमीशन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। लेकिन नीति आयोग इसका ही बदला हुआ रूप है, या कह लें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति बोले तो ऐसा आयोग जिसकी कोई नीति न हो, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी का बदला हुआ नाम है। और नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखें। इस समय नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? आप लोगों में से कमेंट करके कोई बताए तो ऑल द बेस्ट। वैसे पहले योजना आयोग के जो है पहले उपाध्यक्ष जो व्यक्ति थे, उनका नाम क्या नाम था? उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। इस समय कौन है बताओ नंदू? आमतौर पर भारत के उप प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं। संसद के सदस्य नहीं होंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर तो लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। उप प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं। उप प्रधानमंत्री होगा तो जाहिर सी बात है कैबिनेट मंत्री होंगे। उप प्रधानमंत्री हैं तो वो कैबिनेट लेवल के मंत्री होंगे, चाहे रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर, जो कुछ भी होंगे। तो अगर कैबिनेट मंत्री होंगे तो या तो लोकसभा से होंगे, नहीं तो राज्यसभा से होंगे। नहीं भी होंगे तो विदिन 6 मंथ यानी 6 माह के अंदर ही उनको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। तो इस दिए हुए सिचुएशन के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प। अगला प्रश्न, भारत के उप प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? कौन कौन रहे थे? तो सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री हुए वो थे वल्लभ भाई पटेल जी, यानी सरदार पटेल, और इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। अगर जो है पूछा जाए कि किस उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो सरदार पटेल जी, जो कि अपने मृत्यु तक उप प्रधानमंत्री पद पर ये बने रहे थे। 1947 से 1950 तक ये उप प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन यहां जो मामला दिया गया है, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी जी की सरकार में 1967 से लेकर के 1969 तक जो है रहे।
सरदार पटेल के बाद जो है ये दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई जी, और इनका कार्यकाल इनके बाद जो है सबसे लंबा रहा था। उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह ये किसके सरकार में थे? मोरारजी देसाई की सरकार में थे। 1979 में ये रहे थे 6 महीने के लिए। देवीलाल ये 2 बार रहे, 1989 और 1990 अभी बताया था, चंद्रशेखर के कार्यकाल में और बीपी सिंह के कार्यकाल में। जगजीवन राम ये भी जो है 1979 में जो है रहे थे, किसके कार्यकाल में? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। ये आईएएस का क्वेश्चन पूछा है, बड़ा झमेला वाला है, लेकिन कोई नहीं। सबसे पहले 3 नंबर जो होगा वही सही होगा, क्योंकि पटेल जी हैं नहीं तो दिए, बाकी विकल्प तो जो है ऐसे ही गलत हो गए। लेकिन कैसे? तीसरे के बाद दूसरा सीधा दिया है देवीलाल को, दूसरे के बाद चौथा भी सही होगा और पहला भी सही होगा। ये सारे विकल्प गलत हैं जी। जो सही क्रम है मैंने यहां पर बता दीजिए, सरदार पटेल, उसके बाद जो है थे मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। जब इंदिरा जी का शासनकाल उनके पिताजी की लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1967 से 69 तक जो है रहा था। मोरारजी देसाई जब स्वयं प्राइम मिनिस्टर बने तो 2 लोग जो है बने थे, एक चौधरी चरण सिंह ये वरिष्ठ थे, और जो है कौन? जगजीवन राम ये कनिष्ठ थे। ये दोनों लोग 1979 में किसके कार्यकाल में बने थे? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। मोरारजी देसाई भारत के एकमात्र अभी तक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री थे, और मैं भी तीसरे व्यक्ति जो है बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे, मोदी जी होंगे, जिनके शासनकाल में 2 लोग जो है कम से कम जो सिचुएशन है उसके साथ अनुसार रहेंगे ही, और नहीं तो पलटू, अगर पलटे तब तो बात ही अलग है। अगला जगजीवन राम, उसके बाद जब चरण सिंह बने थे तो वाई बी चौहान बने। कौन? वाई बी चौहान। और ये ध्यान रखना, ये सबसे जो है कम समय तक रहे थे। चरण सिंह के शासनकाल में ये रहे और 1979 में जो है रहे थे। वाई बी चौहान ये सबसे कम समय तक रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे लंबे समय तक 3 बरस तक रहे थे। वाई बी चौहान रहे किसके शासनकाल में? चरण सिंह के शासनकाल में। उसके बाद जो है वाई बी चौहान के बाद चौधरी देवीलाल बने और चौधरी देवीलाल 2 बार रहे थे, 1990 में, 1991 में, और सबसे लास्ट में बने थे कौन? लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2002 से 2004 तक लगभग 2 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। यहां तो प्रधानमंत्री क्या कह दें, यहाँ उच्च सदन में बहुमत दल का नेता ना, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता यही चुना जाता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत दल के इस समय वो नेता हैं, और अमूमन यही होता है कि निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखा जाए, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता हमेशा जो है प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री न रहे तो उप प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल का मतलब होता है क्या? मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री। कौन? कैबिनेट मंत्री। उनके समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। और कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री प्लस प्राइम मिनिस्टर, इनको सम्मिलित रूप से एक मंत्रिमंडल कहते हैं।
और कैबिनेट मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा 2 और को जोड़ दीजिए। कौन कौन? राज्य मंत्री, जो राज्य स्तरीय मंत्री होते हैं, और दूसरा जो है स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जिनको उप मंत्री कहते हैं। इन चारों को सम्मिलित रूप से ही मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद कहते हैं। कैबिनेट मंत्री यानी जो है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आर्टिकल 352 में किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? अगर पहले भी बताया था, आज आप बता दीजिए तो अच्छी बात है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और उन्हीं मंत्रियों में से, उन्हीं कैबिनेट मंत्रियों में से किसी एक व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री के रूप में सेलेक्ट कर लेता है। कौन? प्रधानमंत्री। तो उनमें से वो नियुक्त नहीं करता है, बल्कि उसका चुनाव कर लेता है। तो इस बिहार पर अगर जो नन ऑफ दीज रहता तो सबसे ज्यादा बेस्ट था, लेकिन अब दिए हुए विकल्प के अनुसार हमको तीसरे विकल्प के साथ जाना पड़ेगा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है, आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 आप कमेंट करके जो है बताइए किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाते हैं, ना लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ना चुने नहीं जाते बल्कि घोषित किए जाते हैं। ये सही है। प्रधानमंत्री घोषित कर देता है कि भैया का आज से तू ही उप प्रधानमंत्री रहा, यानी अगर हम ना रह, देश से बहरे रह, तो प्रधानमंत्री की भूमिका में आप रहेंगे। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। आप क्या टेंशन ले रहे हो? आपको थोड़ी कर रहे हैं। उप प्रधानमंत्री कौन बनाता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। कौन बनता है? सर्वाधिक उम्र का सांसद। ये भी गलत है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सब गलत है, कसम से एकदम गलत है। तो कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है। जहां 5 ऑप्शन है तो समझ जाइए कि ये बिहार में प्रश्न पूछा गया होगा। वहां की परीक्षाओं में 5 विकल्प दिए जाते हैं और ऐसे प्रश्न वहीं पूछे जाते हैं। यदि भारत के उप प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से हैं तो उप प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से, हालांकि अमूमन होता बहुत कम है, लेकिन हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। उच्च सदन से हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद, ये प्रधानमंत्री पद कहां से शपथ ग्रहण ये करेंगे? ये तो ऐसे ही गलत है। वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ये बात जो है गलत है। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं, ये भी गलत है। तो फिर कौन सा विकल्प सही है? पहला। अगर कभी जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ या मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो ऐसे सभी जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य जो कि अपर हाउस से यानी उच्च सदन से और राज्यसभा से होते हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उप प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद पर द्वारा सृजित, परंपरा पर आधारित। सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये तो बार बार रिपीट होता है। आप टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए दिए हुए मोबाइल नंबरों पर कॉल करें या फिर इस वेबसाइट का विजिट करें। अगला प्रश्न नहीं, ये तो पूरा इतिहास है। भारत का उप प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये काम प्रधानमंत्री करता है, उप प्रधानमंत्री नहीं करता है। अगला, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ये भी गलत है, इसलिए कि ये काम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर करता है। ये प्राइम मिनिस्टर की भूमिका है। अगला, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए मंत्रालय का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्ति
यहाँ रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति। पहले बात तो ये पद जो है सिर्फ मनगढ़ंत है, राजनीति का है, ये विकल्प जो है सही हो सकता है। तीसरा, इसलिए अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए मंत्रालय का चयन, जैसे अगर जो है चंद्रबाबू नायडू, हालांकि उन्होंने बोला है कि मैं दिल्ली में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर दिल्ली में आने का निर्णय ले ही लेते हैं और कहेंगे कि मैं उप प्रधानमंत्री रहूंगा, उसके साथ साथ मुझको गृह मंत्रालय भी चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में अगर वो अड़ जाए और कहे कि नहीं तो हम चले जाएंगे उधर इंडिया की तरफ, तो उनको कहेंगे नहीं भैया, तो गृह मंत्री भी रहा, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहा, एक आध मंत्रालय और चाहे तो और ले ला, लेकिन 5 बरस हमारे साथ रहा। तो ऐसे कंडीशन जब सिचुएशन बनती है जहां गठबंधन की सरकार है और थोड़ा भी इधर उधर होगा तो वो गांठ खुल सकती है। इसलिए जो उप प्रधानमंत्री होता है दरअसल प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके अपने मनपसंद जो है मंत्रालय का वो चयन कर लेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस उप प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? चौधरी देवीलाल। पहली बार ये 1989 से लेकर के 1990 तक रहे थे। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और दूसरी बार 1990 से लेकर के 1991 तक रहे थे। किसके शासनकाल में? चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के शासनकाल में। बलिया से चंद्रशेखर, जो कि अपने जीवन काल में कभी मंत्री भी नहीं बने, मुख्यमंत्री तक नहीं बने, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री बने। तो बलिया है। आप लोगों में से कोई है तो कमेंट जरूर करना। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा वहां जनकपुर है। किस उप प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? देवीलाल ने। ये एकमात्र ऐसे जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए जो दो प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में कार्य किए थे। लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी के शासनकाल में रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई जो है इंदिरा जी की शासनकाल में। इंदिरा जी का जो है शासनकाल के दौरान ये 1967 से 1969 तक ये दूसरे उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और सबसे बुजुर्ग उप प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री बने भी तो तब भी इनका एज सबसे अधिक था। अगला, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन उप प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अमूमन मंत्रिमंडल में और जो ये नाम दिया गया है उनमें से कहीं मोरारजी देसाई तो रहे थे, बाकी लोग तो वैसे भी प्रधानमंत्री रहे। इसलिए जो है अंतिम जो विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज वही सही होगा। अगला प्रश्न, उप प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा सदस्य था? चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, आई के गुजराल। चरण सिंह एकमात्र इसमें उप प्रधानमंत्री रहे हैं, बाकी कोई तो उप प्रधानमंत्री रहा ही नहीं है। और चरण सिंह उस समय जो है विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लोकसभा के थे। अंतिम विकल्प सही है। एच डी देवगौड़ा, ये जब जो है बनाए गए थे प्रधानमंत्री तो उस समय, लेकिन प्रधानमंत्री बनाए गए थे तब ये विधानसभा सदस्य थे। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही उप प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति वाई बी चौहान थे, जो कि 1979 में किसके शासनकाल में रहे थे? तो आप कहेंगे चरण सिंह। चरण सिंह जो है खुद ही प्रधानमंत्री रहे लगभग 6 महीने, लेकिन कभी संसद में ये गए ही नहीं। चरण सिंह के चरण कभी संसद में नहीं गए और उन्हीं के समय में ये उप प्रधानमंत्री रहे, तो जाहिर सी बात है तीसरा विकल्प सही होगा। अगला, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने उप प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने उप प्रधानमंत्री पद जो है ग्रहण किया? ये प्रश्न थोड़ा अजीब सा है। सरदार पटेल होना चाहिए था। ये
घूम फिर के जो है ये पूछ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद जो है दूसरा उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है किसको बनाया गया था। ये प्रश्न ये होना चाहिए था, लेकिन ये टाइपिंग की गलती कहें या जो भी कहें, लीजिए अब प्रश्न को मैंने कसम से ठीक कर दिया है। अब यहां लिख लीजिए क्या, सरदार पटेल। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये कह रहा है इनके निधन के पश्चात उप प्रधानमंत्री पद किसी ने भी नहीं संभाला था। उप प्रधानमंत्री पद जो है किसी ने नहीं संभाला था। इसको हटाइए, प्रश्न को सही कर रहा है तो उप प्रधानमंत्री ना प्रधानमंत्री कर दीजिए। लीजिए अब सही हो गया कसम से। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने, अब तो और गड़बड़ हो गया, प्रधानमंत्री पद जो है ग्रहण किया था। सही, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्यवाहक पूछता तो गुलजारी लाल नंदा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा बने, और उनके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री, तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? लाल बहादुर शास्त्री। 64 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, और 1964 से लेकर के जो है 1966 तक शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे थे। ताशकंद समझौता में ये मारे गए, तो फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद इंदिरा जी बनी थी, और वो 66 से लेकर के लगातार 77 तक जो है प्राइम मिनिस्टर रही थी। अगले प्रश्न को देखिए। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस उप प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? अविश्वास प्रस्ताव के कारण, तो इसमें जितने नाम दिए गए हैं इसमें यही दो ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों रहे हैं। और हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई को जो है त्यागपत्र देना पड़ा था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव फेस करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। तो चूंकि ये प्रधानमंत्री लिखता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन ये प्रधानमंत्री भी थे उस समय, उससे पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, तो इसलिए पहला विकल्प सही है। वह प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? चौधरी चरण सिंह। हालांकि इन्होंने त्यागपत्र जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, चौधरी चरण सिंह जो है जब ये प्रधानमंत्री रहे थे, कब रहे थे? 1979 में। तो इन्होंने 6 महीने तक प्रधानमंत्री रहे और ये संसद में उपस्थित हुए ही नहीं। हालांकि उससे पहले ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे मोरारजी देसाई की सरकार में, तो इसलिए जो है तीसरा विकल्प सभी सही होगा। उप प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? उप प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक तो रहे थे सरदार पटेल जी, 3 बरस 47 से 50 तक। उसके बाद मोरारजी देसाई लगभग 2.5 बरस रहे थे, 1967 से 1969 के बाद तक जो है रहे, लेकिन दोनों लोग ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 2002 से 2004 तक लगभग 2 साल इस पद को सुशोभित किया। अगला, उप प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? उप प्रधानमंत्री पद पे मोरारजी देसाई जी की सरकार में चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, सही तो यह था कि चौधरी चरण सिंह की सरकार में वाईबी चौहान जो थे वो लगभग 6 महीने तक रहे थे, क्योंकि उतना ही लगभग प्रधानमंत्री ये रहे ही थे चौधरी चरण सिंह जी। अंतिम विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? तो वो व्यक्ति थे गुलजारी लाल नंदा, और अभी मैंने पीछे जिक्र भी किया था, पहली बार ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे किसकी मृत्यु के बाद? लाल बहादुर शास्त्री।
अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, राजीव गांधी जी। जब इनकी माता जी की हत्या हो गई तब जो है ये प्रधानमंत्री बने थे 1984 में, और ये करीब जो है 90 तक जो है अपने पद पर रहे। अगला, सबसे अधिक उम्र में उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री के रूप में भी ये सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी सबसे ये बुजुर्ग थे। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी जी की सरकार में उप प्रधानमंत्री बने रहे। उप प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? मोरारजी देसाई। हाँ, इंदिरा गांधी जी की सरकार में मोरारजी देसाई ने सबसे पहले त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये हार गई थी रायबरेली से। और ये था आज का जो है हम लोगों का सेशन। हमारे संस्था के द्वारा ये जारी की गई कुछ पुस्तकें हैं जिनका विगत पिछले परीक्षाओं में शानदार जो है रिकॉर्ड रहा था। इनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल करें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए। हम लोग मिलते हैं फिर अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।